Good morning everyone. Yes, now again I am here for to you. तो आज हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास एक नए विषय, एक नए पाठ के साथ शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जैसा कि हम लोग अपने तक पढ़ते आए हैं और हम लोग एक दूसरे से मिलते आए हैं, तो आज भी मैं यही उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप और हम हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और अपने विषय का आनंद लेते रहें। तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोग जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी सी बात है कि आप उसमें थोड़ी सी परेशानी महसूस तो कर रहे होंगे, लेकिन उसका आनंद भी ले रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर बैठकर कर रहे हैं? अपने घर पर बैठ कर रहे हैं, जहाँ की ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा घर होता है ना, वो सर्व सुविधाओं से युक्त होता है, यानी कि हमें आराम पहुँचाने वाला एक ऐसा स्थान जहाँ पर कभी भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है। इसीलिए तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, वो वापस लौटकर कहाँ आता है? अपने घर में आता है। तो पता है, आज हम एक बच्चे की कहानी पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो कि बहुत गरीब था, बहुत परेशानियों में बड़ा हुआ था, लेकिन अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा वो एक ऐसे पद पर पहुंचा जहां पर पहुंच पाना एक सपने के समान होता है। कैसे? आखिर वो बच्चा कौन था? उसने ऐसा क्या किया? उसमें स्पेशल क्या था? है ना? था तो वो भी आप ही की तरह एक छोटा सा बालक ही, लेकिन जिस तरह से हमारे हाथ की सारी उंगलियां एक समान नहीं होती, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं बेटा, उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ डिफरेंट होता है। कोई एक क्वालिटी होती है जो उसके अंदर स्पेशल होती है। तो आज हम एक ऐतिहासिक कथा पढ़ने वाले हैं। ऐतिहासिक कथा यानी कि एक ऐसी कहानी जो कि पहले के समय में, इतिहास में, पुराने समय में हो चुकी है, जिसको लोगों ने देखा है, जिसके बारे में लोग जानते हैं। तो जब कोई ऐसी कथा बताई जाए, सुनाई जाए या पढ़ी जाए, उसे ऐतिहासिक कथा कहते हैं। क्योंकि सिंपली अगर हम कहते हैं कथा, कथा यानी कहानी, नॉर्मली कहानी जो होती है वो कल्पनाओं पर आधारित भी होती है, किसी से जुड़ी हुई भी हो सकती है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें वो सारी बातें सच नहीं भी होती हैं, अपने मनगढ़ंत होती हैं। लेकिन ऐतिहासिक कथाएं जो होती हैं उसमें बहुत कुछ सच्चाई होती है, क्योंकि वो इतिहास में पहले के समय में हो चुकी हैं, यानी कि किन्हीं लोगों ने उसके बारे में देखा है, जाना है, उस समय उसको सुना भी है ना, और उसको ये भी चेक किया कि सच में हुआ था या नहीं। तो ऐतिहासिक कथाएं जो होती है बेटा, वो हमारे जीवन में प्रेरणा का काम भी करती हैं। प्रेरणा यानी कि हमें आगे बढ़ाने के लिए उत्साह देती हैं, सही विचार देती हैं, मार्गदर्शन भी करती हैं। तो आज हम ऐसी ही ऐतिहासिक कथा में बालक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। बालक कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन की अवस्था में बालक या बालिका होता ही है। लेकिन मुख्य कौन है? चंद्रगुप्त, है ना? चंद्रगुप्त का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने या बच्चों ने सुना ही होगा। जिन बच्चों ने अगर नहीं भी सुना है तो वो एक बार सिर्फ अपने बड़े लोगों से इसके बारे में पूछकर जरूर देखिए, उनको चंद्रगुप्त से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो आप लोग फ्री भी हैं, पता है, आपके टीवी पर जो होता है ना, टेलीविज़न, आप लोग का जो यूट्यूब जिसको आप बहुत यूज़ करते हैं, मोबाइल में अलग अलग चीज़ें आप डिफरेंट माध्यम यूज़ करते हैं, उस पर जैसे डालेंगे ना चंद्रगुप्त, वहाँ फटाक से आपको एक पूरे व्यक्तित्व के बारे में दिखाई देगा। चंद्रगुप्त कौन था, कितने महान काम उसने किए थे, उसमें क्या विशेषता थी, वो सब आपको पता चल जाएगी। क्योंकि कई बार व्यक्तित्व को अगर जानना है तो हम या तो उसकी अच्छी चीज़ें देखते हैं, या तो उसमें क्या खराबी थी ये देखते हैं। वो ही दो चीज़ें होती हैं जो उस व्यक्ति को स्पेशल बनाती हैं। या तो हम रावण को याद करते हैं और या तो हम राम को याद करते हैं। रावण को उसकी बुराइयों की वजह से और राम को उनकी अच्छाइयों की वजह से। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त भी एक राजा थे,
उनका पूरा नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वो एक बहुत जिसको कहते हैं वीर योद्धा थे और चूँकि उन्होंने लगभग पूरे भारत के जितने भी राज्य थे उनके ऊपर अपनी विजय प्राप्त की थी। वहाँ तक अपना साम्राज्य उन्होंने फैलाया था। यहाँ तक कि उनकी जो युद्ध कला थी उसमें वो बहुत निपुण थे और इतने अच्छे थे कि कई जो बाहरी देश से आने वाले शासक होते थे जो हमारे देश में कई बार अतिक्रमण की दृष्टि लेकर आते थे, यहाँ से धन लूटने के नज़रिए से यहाँ पर आते थे, उनको भी उन्होंने वापस उनके देश भगा दिया था। और वो एकमात्र ऐसे राजा थे बेटा जिन्होंने मैंने कहा कि लगभग देश के सभी राज्यों पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बहुत बड़ी बात होती है, अपना खुद का एक छोटा सा स्टेट होना ठीक है, नो मैटर, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंडर में यदि बहुत सारे स्टेट आ जाएं, राज्य मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, तो एक ही राजा के पास अगर 10-20 और अगर मान लीजिए देश के सारे राज्य लगभग उसके ही राज्य कहे जाए तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि व्यक्ति अपने घर में अपना राजपाट नहीं चला पाता है, अपने गांव में अपने छोटा सा जिला होता है उसमें अपने नियम फॉलो नहीं करवा पाता है, लेकिन एक पूरे राज्य में उस राज्य के रहने वाले सभी लोग उसकी बात को माने, उनके शासन को अपनाएं और फिर उस राज्य के अलावा अन्य राज्य के लोग भी उनकी बात को उतना ही मान दें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये इतना आसान तो नहीं होता है ना। नॉर्मली देखिए आपके घर में भी ऐसा होता होगा ना, पापा ने जैसे ही कुछ कहा कि अब ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, तो एक कोई व्यक्ति बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम आएगी, दूसरे ने कहा नहीं ये प्रॉब्लम आएगी, तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आ जाता है और वो जो डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। लेकिन राजा जब कोई नियम बनाते हैं तो वो एक ऐसा नियम बनाते हैं जिसमें कि राज्य के सभी लोगों की भलाई होती है, कोई चाह कर भी उसको मना न कर पाए। तो इतने सारे लोगों के बारे में सोचना, वहाँ तक अपने राज्य को विस्तार देना, ये बड़ी वीरता का काम होता है। इसके लिए बुद्धिमानी भी चाहिए होती है, समझबूझ चाहिए होती है, चतुराई भी लगती है, थोड़ा सा संयम भी लगता है ना। आपको सहनशील भी बनना पड़ेगा। किसी ने मान लीजिए आपको अगर 2 शब्द बुरे कह भी दिए, हो सकता है आपकी बात हर किसी को अच्छी ना लगे, तो आपको उनकी बुराई सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात आप एक्सप्लेन कर सकें, इतना कुशलता आपके अंदर होनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक ऐसे ही अच्छे प्रशासक थे बेटा। अब चूंकि हिंदी में कहावत कही जाती है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। पूत मतलब कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं या महान लोग जो होते हैं, पालना मतलब कि जब वो बहुत छुटपन में होते हैं ना, झूले में ही जब उनकी सोने की उम्र होती है, तभी से उनके आचार विचार दिखने लग जाते हैं। यानी जो लोग आगे जाके महान बनने वाले होते हैं या जब महान कार्य करने वाले होते हैं, उनके कार्यों की झलक, उनके सोच की, उनके विचारों की झलक उनके बचपन में ही उनकी बातों से, उनके कार्यों से दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर हम चंद्रगुप्त के बारे में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त के बचपन के एक वाक्य के बारे में, उनके बचपन में क्या कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी मयूरपंख पुस्तक निकालिए, पेज नंबर 63 निकाल लीजिए बेटा। ठीक है, हाँ, अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। सभी अपनी पुस्तक हाथ में ले लीजिए, हम इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ इसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बात उन दिनों की है जब मगध साम्राज्य का राजा महापद्मनंद था। कौन थे वहाँ के साम्राज्य के राजा? महापद्मन, मगध साम्राज्य। अब सारा मगध प्रांत उनके अत्याचार से कांप रहा था। अत्याचार मतलब उनके बुरे प्रशासन की वजह से। मगध प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र के पिप्पली कानन नामक गांव में मौर्य सेनापति का एक साधारण सा घर था। वो जो इतना बड़ा मगध प्रांत था उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसमें पिप्पली कानन नाम का एक छोटा सा गांव था और वहाँ पर मौर्य सेनापति जो थे उनका एक छोटा सा घर था।
सरनेम उनका मौर्य था और पद जो था वो उनका सेनापति का था। सेना में मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। कुटुंब यानी फैमिली, जो पूरा परिवार होता है उसे कुटुंब भी कहते हैं। तो जो कि मौर्य सेनापति थे बेटा, उनसे कुछ गलती हो गई थी, तो जो राजा महापद्मनन थे उन्होंने अपने सेनापति को ही क्या कर दिया था, बंदी बना लिया था। उनको सजा दी गई थी, तो वो वहाँ बंद थे। तो जब घर का जो मुखिया होता है वही अगर घर में ना हो तो हमारे घर की आजीविका भी बंद हो जाती है। तो सीधी सी बात है, परिवार जो होता है वो तकलीफ में आ जाता है। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे और वह बना हुआ था उनका राजा। अब यहाँ पर सीन कैसे बताया है कि वो जो मौर्य सेनापति का घर था उसके जस्ट सामने की तरफ एक बालक जो था वो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा था। उसके सारे जो दोस्त थे वो लोग प्रजा मतलब कि राजा के राज्य में रहने वाले लोग, वो बनकर वहाँ बैठे हुए थे और वो अपने आप को राजा बनाकर वहाँ पर बता रहा था। राजा बना हुआ बालक कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता था। राजा की तरह सब चीज़ उसके पास नहीं थी, तो वो किसी को घोड़ा और कभी किसी को हाथी बना लेता, क्योंकि राजा की सवारी हमेशा या तो घोड़े पर या फिर हाथी पर निकलती है ना। वह दंड और पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय भी कर रहा था। राजा जब दरबार में बैठते तो क्या करते हैं, या तो किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे पुरस्कार देते हैं, और यदि मान लीजिए किसी ने अच्छा कार्य नहीं किया है तो उसको दंड भी देते हैं। तो ये सारा राजकाज का काम जो होता है वो दरबार में चलता रहता है। तो वह भी वहां पर ऐसे ही कर रहा था। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता वहां से निकले। उनका नाम चाणक्य था। वे बहुत बुद्धिमान थे। चाणक्य जी के बारे में आपने सुना है? ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य जो थे वो एक महान राजनीतिक नीतिज्ञ थे बेटा, है ना। मतलब राजकाज कैसे चलाना चाहिए, प्रजा को खुश कैसे रखना चाहिए, अपने राज्य को दूसरों से कैसे बचाना चाहिए, ये सारी कलाएं उनको अच्छे से पता थी। तो फिर आप कहेंगे वो राजा क्यों नहीं बने? नहीं, क्योंकि वे जाति से ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का कार्य होता है सही राय देना राजा को, है ना। कि राजा जब भी किसी परेशानी में हो, किसी उलझन में हो, तो उनको अपने ज्ञान के आधार पर, अपने जो उन्होंने विद्वत्ता हासिल की उसके आधार पर उनको सही राय देना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि महापद्मन के राज्य में ही वे उनके कुशल मंत्री के रूप में भी पहले रहे, ब्राह्मण के रूप में। लेकिन चूंकि वे हमेशा अच्छी बातें कहते थे और महापद्मन को वो पसंद नहीं आती थी। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा कि ये बच्चा राजा बनके राजा की तरह एक्शन कर रहा है। उनको अच्छा भी लगा, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने बिल्कुल ब्राह्मण की तरह, ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। वो एक निर्धन ब्राह्मण की तरह जैसे राजा के पास जाते वैसे उनके पास गए और कहा कि मुझे कुछ गाय चाहिए दूध पीने के लिए। बालक ने राजा से उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, माँ कुछ गायें चल रही थी मैदान में। उन्हें कहा कि इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। एक राजा किसी को कुछ देता है तो वो उसमें से देता है जो उसका होता है ना। तो उन्होंने भी क्या करा, उस बालक ने कहा कि जाओ वो सामने गायें चल रही है, इसमें से जितनी लगी उतनी ले लो, आप मेरे पास एक राजा के पास मांगने आए हो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय वो मारने लगे तो? उन्होंने कहा राजा का एक्टिंग कर रहा है तो अपने आप को राजा समझ रहा है कि ये गाय ले लो उसमें से। उन्होंने कहा भैया जिसकी अगर वो मुझे मारने आया तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब तक मैं राजा हूं तब तक मेरी आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, अपने अंदर अपने आप को फील कर रहा है कि वो राजा है। जब तक आप किसी चीज को फील नहीं करते ना, आप बिल्कुल एज इट इज उसके जैसा एक्टिंग नहीं कर सकते। तो उसने क्या कहा, अरे ऐसा कौन है मेरे राज्य में जो मेरे आदेश को नहीं मानेगा, और जब तक मैं राजा हूं तब तक मेरी बात तो सबको माननी पड़ेगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, है ना राजन आपका शुभ नाम क्या है?
वो भी बाकायदा उसको एक राजा की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आपका नाम क्या है। तो इतने में ही क्या हुआ, उसकी माँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली कि महाराज ये बड़ा धृष्ट लड़का है। धृष्ट मतलब थोड़ा सा मस्तीखोर है, तो इसके किसी अपराध पर ध्यान मत दीजिएगा। उनको जवाब देता वो बच्चा, इसके पहले उसकी मम्मा आई वहाँ से और उनको ऐसा लगा शायद इसने इनके साथ कुछ गलत हरकत कर दी है, बदतमीजी तो नहीं कर दी, तो उसने तुरंत आकर उनसे क्षमा मांगी। तो ब्राह्मण ने कहा कोई चिंता नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है। होनहार मतलब आगे चल के बहुत अच्छा बनने वाला है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। राजकुल अर्थात जो राजा के संबंधी या पुत्र होते हैं या जो राज परिवार से संबंधित बच्चे होते हैं बेटा, उनकी शिक्षा के लिए एक अलग से विद्यालय बनाया जाता है जिसे राजकुल कहते हैं। तो उसकी माँ रोने लगी, बोली हम लोगों पर तो राजकोप है। राजकोप मतलब राजा की तरफ से जो गुस्सा किया जाता है या राजा को हम अप्रसन्न कर देते हैं और उनका जो गुस्सा होता है हम तो उसके पात्र हैं, और मेरे पति तो राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। मेरे पति भी क्या है कि अभी तो राजा के वहाँ पर बंदी बनाए गए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा इस बालक को कुछ अनिष्ट नहीं होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, वो गलती जो है उन्होंने की, लेकिन बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होगा, आप एक बार इसको लेकर जरूर जाओ राज दरबार में। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वे चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल किंतु साहसी बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। राजसभा यानी राजा का दरबार। महापद्मन एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। निष्ठुर यानी जिसके मन में किसी के लिए भी दया की भावना नहीं होती है, जो बहुत कठोर हृदय का होता है। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। चापलूस मूर्खों से यानी उसके दरबार में जितने भी मंत्री वगैरह बैठे होते थे ना, वो लोग कैसे होते थे, बस उसकी खुशामद करते रहते। राजा आप कितने अच्छे हैं, आपका राज्य कितना अच्छा है, आपके यहाँ तो सब कुछ अच्छा चलता है, ताकि राजा उनको कुछ देता रहे। और मूर्ख जिनके पास कोई बुद्धि नहीं होती थी, कभी भी राजा को गलत राय नहीं देनी चाहिए, है ना। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय भी रचते थे। उसी समय क्या हुआ बेटा, देखिए कि पहले के जो राजा लोग थे अब उनके पास काम कोई ज़्यादा होता नहीं था, उन लोग को एक दूसरे से अपनी बराबरी दिखानी होती थी। तो कई बार एक देश का राजा दूसरे देश के राजा के यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे भेजता रहता था और परीक्षा लेते रहते थे, ताकि ये पता चले कि हाँ मेरे पास का जो पड़ोसी राज्य का राजा है वो कितना अच्छा है, बुद्धिमान है कि नहीं, मेरा मित्र बनने योग्य है कि नहीं। तो वो कुछ छोटी छोटी परीक्षाएं लेते रहते थे। जिस समय माँ बालक के साथ राजसभा में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली अकस्मात क्या हुआ बेटा कि जिस दिन वो स्त्री अपने बच्चों को लेकर राजदरबार में गई, उस समय किसी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए, यानी कि महापद्मनंद कितना बुद्धिमान है, ये परीक्षा लेने के लिए किसी अन्य राज्य का जो राजा थे उन्होंने क्या किया था पता है, लोहे के पिंजरे में। लोहे का पिंजरा समझते हैं आप लोग, कभी देखा आप लोगों ने लोहे का पिंजरा? हाँ, जू में आप लोग जाते होंगे ना, वहां पर शेर उसमें बंद रहता है। तो लोहे के पिंजरे में मोम का, मोम यानी वैक्स का, मोमबत्ती जो होती है ना वो वाला मोम का एक सिंह बनाकर भेजा गया था। लोहे का पिंजरा बना हुआ है, देखिए बढ़िया से। ये मम्मा जब लेकर गई थी, बात कर रही थी, उसी समय देखो एक राजा ने पिंजरा भेजा जिसके अंदर बिल्कुल शेर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये किसका बना हुआ है? मोम का बना हुआ है ना। तो मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलवाया गया था कि परीक्षा क्या थी, साथ में शर्त लगाई थी कि पिंजरे को खोले बिना सिंह को निकाल दीजिए। अब उनके सामने एक ऐसा काम रखा गया, टास्क रखा गया कि हमने ये पिंजरा जो भेजा है इसके अंदर जो शेर है, आपको शेर को बाहर निकालना है मगर पिंजरे को खोलना नहीं है। कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मोम का शेर बनाकर भेजा है, असली होता तो चलो वो भी होता, लेकिन तब भी पिंजरे को बिना खोले आप उसमें से उस शेर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे आपकी जीभ बाहर कैसे आएगी? कोई भी चीज यदि लॉक की हुई है तो बिना लॉक किए, लेकिन हमको उस पूरी स्थिति को ध्यान देना पड़ता है।
अब देखिए क्या हुआ। सारी राजसभा इस पर विचार करने में लग गई, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। क्योंकि पद्मनंद की सभा में कोई भी बुद्धिमान तो था ही नहीं, सब लालची, लोभी, खुशामदी लोग थे, है ना। तो किसी के पास कोई आइडिया ही नहीं था। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। अब वो बच्चा भी वहाँ खड़ा था, उसने उस बात को सुना, समझा और उसने सोचा भैया बड़ों की बातें अपन बीच में नहीं बोलते, देखा करा। बहुत देर हो गई, उसको हंसी आने लगी। क्यों? वो क्या बोला, मैं निकाल दूंगा। क्योंकि चंचल बच्चे जो होते हैं, कई बार देखिए कुछ काम बड़ों के लिए शायद असंभव होते हैं, लेकिन उस काम को करने का सबसे इजी वे हमेशा बच्चों के पास निकलता है, क्योंकि उनका दिमाग तो हमेशा उसी में लगा रहता है। काम करना है वो कैसे भी करना है। कई बार ऐसा होता है। सब लोग हंस पड़े जब उसने ऐसा कहा। बालक की ढिठाई भी तो कम नहीं थी। ढिठाई मतलब ढिठपना, अड़ गया। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा बालक, किसी भी व्यक्ति के पास में इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं, और ये बच्चा बोल रहा है कि मैं कर दूंगा। उन्होंने जानना चाहा कि वह कौन है। उन्होंने बाकी लोगों से पूछा कि ये कौन है। तब मालूम हुआ कि वह राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। जब उसको पता चला कि ये तो मौर्य सेनापति जिसको हमने बंदी बना के रखा हुआ है, उसकी गलत बातों की वजह से या नापसंद की जाने वाली बातों की वजह से ये उसका बेटा है, और ये भी उसकी तरह है तो उल्टी बातें कर रहा है, ढीठपना बता रहा है, छोटा बच्चा होकर बड़ों के बीच में बोल रहा है। तो उनको और गुस्सा आया। उन्होंने क्रुद्ध होकर बोला, यदि इसे नहीं निकाल सका तो तुम्हें भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। अब एक तो वो सॉल्यूशन बता रहा है, लेकिन पद्मनंद के पास बुद्धि तो थी ही नहीं, दुर्बुद्धि थी। उसकी माता ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई भगवान। स्त्री है ना, माता है, डर गई कि अगर मेरे बच्चे ने तो ऐसे ही हो सकता है बचपने में बोल दिया, लेकिन ये नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा भी बंदी बना लिया जाएगा। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखने लगा। वो बच्चे ने कहा कि नहीं मम्मा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा। वो पिंजरे के पास गया और उसको ध्यान से देखा, है ना, ध्यान से उसने देखा। और फिर उसने बताया उसने क्या देखा कि लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। पता उसने क्या किया? उसने कहा कि थोड़ी सी अग्नि लाई जाए, और वो जो पिंजरा था वो लोहे की सलाखों से बना था, उसको उसने गर्म करवाया। जैसे ही वो सलाखें गर्म होने लगी, क्योंकि अंदर जो शेर था वो तो मोम का बना हुआ था, वो पिघल पिघल के बहने लगा और वो पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित रह गए, अरे ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया, क्योंकि शेर तो जो था वो मोम का बना हुआ था ना भाई। उन्होंने ये थोड़ी बोला था कि पूरा अक्खा ही शेर होना, उन्होंने बोला था कि शेर बाहर होना चाहिए। अब आप पूरा का पूरा एज इट इज निकाले, पिघला हुआ निकाले, लेकिन पिंजरा नहीं खुलना चाहिए और शेर उसमें से गायब भी होना चाहिए, है ना। कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। मोम पिघला के बाहर निकाल लिया है, फिर से उसका शेर बनवा लेते, मगर पिंजरा तो नहीं हमने खोला, शर्त हमने मान ली। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त, बालक ने बताया। राजा ने प्रसन्न होकर चंद्रगुप्त को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि जो राजकुल का विश्वविद्यालय था बेटा, वहाँ पर केवल राज परिवार के बच्चों या राजा की अनुमति से जिन लोगों को वहाँ भेजा जाता था, केवल उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी। ऐसा कहते हैं कि शिक्षा पर वैसे तो किसी एक का अधिकार नहीं होता है, लेकिन पुराने समय में ऐसे थोड़ी सी पुरानी बुरी आदतें थी कि राजा का बेटा यहाँ पढ़ेगा, गरीब का ब्राह्मण किसान का बेटा यहाँ पढ़ेगा, क्षत्रिय का यहाँ पढ़ेगा, आपके पास जैसी आपकी योग्यता है आपको उस हिसाब के अच्छे वाला टीचर पढ़ाएंगे। ये थोड़ी सी कुरीति थी, लेकिन गुरुकुल ऐसी जगह होती थी बेटा जहाँ राजा का बेटा और एक गरीब का बेटा साथ में बैठकर पढ़ते थे, और उस गुरुकुल के नियम वहाँ के गुरु ही तय करते थे। जैसे जैसे राजाओं का युग आने लगा तो ये चीज़ बदल गई, इसलिए फिर बहुत जब उसने ये अच्छा कार्य किया तो उन्होंने क्या कहा कि इस बच्चे को भी वहाँ पढ़ने भेजो
जहाँ पर हमारे बच्चे जाते हैं। आगे चलकर वही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। महापद्मनंद ने जिस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था, अपनी तरफ से सहायता दी थी, एक दिन वो बालक सी जगह से पढ़ लिख कर सारी कलाओं में निपुण होकर निकला और उसने पद्मनंद के साथ में युद्ध किया, उसको हराया और उसके जगह पर स्वयं राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र कराया था। एक समय ऐसा आया था जब जो सिकंदर थे उन्होंने भारत देश में भी क्या करा था, आकर बहुत अपना राज्य फैला लिया था। तब एकमात्र चंद्रगुप्त बच्चे थे बेटा जिन्होंने कि उसको इस देश से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि बुद्धि का प्रयोग करके हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसा कहते हैं जब समस्या उत्पन्न होती है बेटा तो उसका हल भी उसके साथ ही आता है। दुनिया में या जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका हल नहीं हो। ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, क्योंकि जब ताला बनता है तो चाबी भी उसके साथ बनती है। परेशानियां अपने साथ उसका हल भी लेकर आती हैं, बस हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। तो आज हम लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और इसके कुछ शब्द हम यहाँ लिख रहे हैं, आप उसे जल्दी से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम अपना पाठ यहाँ पर समाप्त करेंगे। पहला शब्द है चाणक्य, दूसरा शब्द है महापद्मनंद, ठीक है बेटा। तीसरा शब्द है हमारा साम्राज्य, चौथा शब्द है हमारा राजक्रीड़ा, राजक्रीड़ा। पांचवा शब्द है हमारे पास सगर्व, गर्व के साथ, है ना। छठा शब्द है निष्ठुर, जिसका मन में बिल्कुल भी दया नहीं होती है। सातवां शब्द है हमारे पास क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब गुस्से में। आठवां शब्द है हमारा विपत्ति। नौवां शब्द है निर्भीकता, निर्भीकता। और अंतिम 10वां शब्द है हमारे पास तक्षशिला, है ना, तक्षशिला, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हमने लिखे हैं जो हमें लगता है कि पाठ के साथ में थोड़े कठिन हैं और थोड़े नए हैं। अगर इनके अतिरिक्त भी आपको कोई शब्द ऐसे लगते बेटा जो नए हैं और बोलने या लिखने में कठिन है, तो वे शब्द भी आप इसमें जोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय। सेव का इसका